हेलो फ्रेंड्स, सतीनाथ ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर 42 है। टेस्ट नंबर 42 पेपर फर्स्ट पार्ट ए यूनिट 4 का ये टेस्ट नंबर 42 है। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे ग्रुप में टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका ये क्या कहते हैं टेस्ट नंबर 42 है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की क्लास भी ली जा रही है जिसकी फीस मात्र 1500 रुपये में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। इस लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको सुबह 11 बजे एक क्वेश्चन पेपर डाला जाता है जिसके आपको आंसर लिखकर ग्रुप में पेड ग्रुप में सेंड करने पड़ते हैं। फिर आपकी जो कॉपी होती है वो अगले दिन आपको चेक करके दी जाती है और साथ में आपको शाम को ये मॉडल आंसर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। ये जो वीडियो है ये हमारे पेड ग्रुप की वीडियो है, ये पेड ग्रुप का टेस्ट है। ये आज आपके लिए कॉमन ग्रुप में डाली जा रही है ताकि आप भी इस वीडियो के माध्यम से आंसर राइटिंग की क्लास को सीख सकें। समय समय पर ये वीडियो हमारे कॉमन ग्रुप में डाली जाती हैं। ये वीडियो पेड ग्रुप की हैं। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के टेस्ट के क्वेश्चन क्या क्या थे। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। 3 लाइनों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। आयोग का जो 2020 का नोटिफिकेशन उसमें लिखा है एक या दो लाइन में आपको लिखना है, 1 या 2 पंक्ति। हम लोग 3 लाइन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जब आयोग में जितना स्पेस आएगा उस हिसाब से हम अपने हिसाब से उसको 1 या 2 पंक्ति में आराम से कर सकते हैं। जब हम 3 लाइनों में लिखेंगे तो हम 1 या 2 पंक्ति में उसको आराम से लिख लेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है गणगौड़। गणगौड़ को आपको बताना था कि गणगौड़ है क्या। बी नंबर का आपका क्वेश्चन अगरिया को आपको लिखना था। सी नंबर का आपको क्वेश्चन है कालिदास समारोह को आपको लिखना था। फिर दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इनके उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने थे। 50 शब्द आयोग के जो 2020 का नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 50 शब्द, 5 से 6 लाइन उसमें लिखी हुई हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। 7 से 8 लाइन के से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ए नंबर का क्वेश्चन है शरद जोशी की प्रमुख कृतियों को लिखना। शरद जोशी जो हैं मध्य प्रदेश के एक लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं, उनकी कृतियों को लिखना था। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली आने वाली बोली कौन सी है, समझाइए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली आती है, समझाना था। तो ये आपके 2 ए और बी नंबर के क्वेश्चन है दूसरे नंबर के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना था। 200 शब्द मतलब 2 पेज, 2 पेजेस, 2 पेज में आपको इसको लिखना था, 2 पेज में। और ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन था। 11 नंबर का क्वेश्चन था ये, आपको 2 पेज में इसको लिखना था। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है भारत भवन क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत भवन को समझाना था कि भारत भवन है क्या और इसके महत्व पर प्रकाश डालना था। आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का जो आपका समय था वो था 20 मिनट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे और वही लोग अपना मेंस में अपने आंसर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और अपना समय पर पेपर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज के मॉडल आंसर क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था गणगौड़। आपको गणगौड़ को लिखना था 3 लाइनों में। तो देखिए मैं इसको किस प्रकार लिखता हूँ। यह निमाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, ठीक है। ये लोक नृत्य भी है, लोक पर्व भी है, ठीक है। आपको बता दूं मैं, ये लोक नृत्य भी है, लोक पर्व भी है। आप चाहें तो लोक नृत्य के साथ साथ स्लैश करके पर्व भी लिख सकते, पर्व। तो आप लिख दो यह निमाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य अथवा पर्व है, ठीक है ना। अवसर अब कब होता है ये, तो ये होता है चैत्र माह में गणगौर पर। अब क्योंकि मैंने लिखा है कि लोक नृत्य है इसलिए मैंने लिखा कि अवसर चैत्र माह में गणगौर पर्व पर ये नृत्य होता है। तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। विशेष मैंने एक हेडिंग डाल के लिख दिया कि यह नृत्य ढोल एवं थाली की थाप पर होता है। जब आप इसको पर्व के रूप में लिखेंगे तो आपको इसको पर्व के रूप में लिखना है, गणगौर को पर्व के रूप में। पर्व के रूप में आप लिखते हैं तो आपको लिखना है इसमें यह मुख्यतः मालवा अंचल में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, ठीक ना।
या आपको जो मैंने लिखा ना यहाँ पर लोक नृत्य, यहाँ पे आप कर दो लोक पर्व। यह एक निमाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख लोक पर्व है, या फिर मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख लोक पर्व है गणगौर, ठीक है ना। फिर यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र माह और भाद्रपद माह में, ठीक है ना। और विशेष में आप लिख सकते हो इसमें पर्व में कि इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अब आपने जो लिखा, मैंने ये लिखा है कि यह नृत्य और ढोल एवं थाली की थाप पर होता है, ये मैंने लोक नृत्य लिखा है, ठीक है ना, गणगौर लोक नृत्य के रूप में लिखा है। आप विशेष में यदि आपको यह ध्यान नहीं आ रहा कि यह नृत्य ढोल एवं थाली की थाप पर होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें शिव एवं पार्वती की पूजा की जाती है, या शिव एवं पार्वती, समझ रहे ना। तो आप यदि लोक नृत्य भी में भी ये चीज़ लाइन लिख दोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना था। और जनरली आता है तो आप जनरली यदि गणगौर लिखा है तो आप लिख सकते हो कि लोक नृत्य अथवा लोक पर्व है, लोक पर्व, ठीक है ना, लोक पर्व या लोक नृत्य, ठीक है ना, स्लैश करके। अवसर बता दो चैत्र माह में, ठीक है। और विशेष में बता दो उससे पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये इस प्रकार से आपको करना था गणगौर को। तो ये आपका हो गया उत्तर ए। फिर हम देख लें उत्तर बी। तो आपको अगरिया को लिखना था, अगरिया क्या है, ठीक है ना। अगरिया, अगरिया एक जनजाति, आपको पता होगा अगरिया एक क्या है, जनजाति है। तो अगरिया को हम देख लेते हैं, अगरिया किस प्रकार मैंने लिखा है। तो अगरिया गौंडों की एक उपजाति है। पहला फैक्ट मैंने दे दिया, 3 लाइनों में आपको आंसर लिखना है, तो मैंने पहला फैक्ट दे दिया, यह गौंडों की एक उपजाति है। दूसरा स्थान कहाँ पे पाई जाती है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, कुछ स्थान आपको लिख देना है, ठीक है ना। उमरिया में भी पाई जाती है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ये लिख दो आप। अगर ये यहाँ पर विशेष रूप से पाई जाती है। व्यवसाय लिख दो, इनका लोहे का व्यवसाय करते हैं, और प्रमुख देवता इनके लोहासुर हैं। आपने गौंड जनजाति पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा हुआ कि उनकी बहुत सारी उपजातियाँ हैं गौंडों की। जैसे कि गौंडों की उपजाति है ओझा, ठीक है। तो ओझा क्या करते हैं, तंत्र मंत्र वाला काम करते हैं। और गोंडों की उपजाति है अगरिया, तो अगरिया क्या करती है, लोहे का व्यवसाय करती है, इनके प्रमुख देवता हैं लोहासुर। तो इस प्रकार से आपको फैक्ट दे देने हैं, आपको बिल्कुल 3 नंबर मिलेंगे इस प्रकार से। अब मान लीजिए अगरिया आया है, यदि अभी तो आपको पता था अगरिया के बारे में, अगरिया होता क्या है, ठीक है ना, आपको पता है। लेकिन मान लो अगरिया आ गया, आपको इतने फैक्ट नहीं पता उसके बारे में, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले हैं। अगर यह क्वेश्चन में आया, आप यदि इसको छोड़ के आओगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा वहाँ पे, 0 नंबर। लेकिन यदि आप केवल एक चीज़ लिख के आ जाओगे, आपको हल्का सा भी पता है कि भाई जाति है, या आपको ये पता है कि अगर ये जाति है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि भाई कौन से स्थान की है, ठीक है ना, उसका व्यवसाय आपको याद नहीं है, उसके देवता आपको याद नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति, आप लिख दो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति, या आप लिख दो मध्य प्रदेश की एक जनजाति। अब आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे थे, आपको 0 नंबर मिलना था। तो यदि आपने इतना लिख दिया कि मध्य प्रदेश की एक जनजाति, तो वहाँ जो आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे थे वहाँ आपको 0 नंबर मिला था, वहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है मेंस में, थोड़ा बहुत यदि आपको लगता है तो 1 लाइन लिखा हो वहाँ पर, ठीक है। तो यदि कोई किला आया, यदि मान लो कोई किला आ गया, अब आपको नहीं पता कि उस किसने बनवाया, कहाँ पर है, ठीक है ना, कहाँ पर है, किसने बनवाया, क्या उसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि किला तो है ये, ठीक है ना। तो आप उस क्वेश्चन को, यदि आपको कुछ नहीं पता तो आप छोड़ के आने वाले, 0 नंबर मिलेगा आपको। लेकिन यदि आप वहाँ पर ये लिख दोगे कि भारतीय इतिहास का एक पुरातात्विक स्रोत, किला क्या है, किला एक पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक इमारत है, या भारतीय इतिहास की एक पुरातात्विक इमारत, या भारतीय इतिहास का एक पुरातात्विक स्रोत, तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग को सीखना है, आंसर राइटिंग को करना है इस प्रकार से। तो ये आपकी हो गई गौंड जनजाति की जो उपजाति है अगरिया। अब सी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कालिदास समारोह। आपका क्वेश्चन था कालिदास समारोह, कालिदास समारोह को आपको लिखना था। तो देखो मैं किस प्रकार लिखता हूँ, प्रारंभ लिखता हूँ 1977, अकादमी कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी इसको क्या करती है, आयोजित करती है। स्थान उज्जैन में ये मनाया जाता है, सबने पढ़ा होगा, आपने प्री में भी पढ़ा होगा, मेंस में भी पढ़ा होगा। और कार्यक्रम, इसमें कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, नृत्य, संगीत, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शन, ये आदि कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो आपको किस प्रकार लिखना था, प्रारंभ आपने प्रारंभ में लिख दिया 1970 में इसका प्रारंभ हुआ, अकादमी लिख दी, कालिदास अकादमी इसको आयोजित कराती है, स्थान लिख दिया उज्जैन, कार्यक्रम आपने बता दिए कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। अब मान लीजिए कालिदास अकादमी आ गई, आपको पता है कि अकादमी है, ठीक है ना, आपको ये भी पता है कि उज्जैन, और बाद में आपको उसका प्रारंभ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप कैसे लिखोगे कालिदास अकादमी को। तो आप पहली लाइन लिख दो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी,
कालिदास अकादमी क्या है? सांस्कृतिक अकादमी। आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी। स्थान आप लिख दो उज्जैन। अब यदि उस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ रहे थे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। मध्य प्रदेश की एक सांस्कृतिक अकादमी है कालिदास अकादमी, ठीक है ना। स्थान आपने सही लिख दिया, उसका उज्जैन। स्थान भी याद नहीं है, यदि आपने ये इतना बस लिख दिया कि मध्य प्रदेश की एक सांस्कृतिक अकादमी है कालिदास अकादमी। कोई भी अकादमी आती है संस्कृति से संबंधित, ठीक है ना, तो उसका आप इतना लिख दो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी। आपको वहाँ पर जहाँ आप छोड़ के आ रहे थे आपको 0 नंबर मिला था, वहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। और आपने कालिदास अकादमी के बारे में ये लिख दिया कि मध्य प्रदेश की एक सांस्कृतिक अकादमी, साथ ही साथ स्थान उज्जैन, तो ये आपको 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो आपको इस प्रकार से आंसर राइटिंग को सीखना है, ठीक है ना। आप अकादमी लिख रहे हो, मान लो आप अकादमी लिख रहे हो कोई भी, ठीक है ना, तो आप किस प्रकार से उसको करोगे। अब जैसे कोई भी अकादमी आती है, कोई भी सांस्कृतिक अकादमी आती है, तो आपको देखो, अब जैसे आप 3 मार्कर के लिए आप 4-4, 5-5 फैक्ट पढ़ते होगे। 3 मार्कर के लिए मुश्किल से 2 फैक्ट ही पढ़ना जरूरी है। जैसे कालिदास अकादमी के बारे में आपको 2 फैक्ट याद कर लो कि भाई स्थान उज्जैन, कार्यक्रम नृत्य संगीत वाद विवाद नाट्य प्रदर्शन, ये सब कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपको जो पहली लाइन है कालिदास अकादमी, वो आपको अपने मन से बना सकते हैं आप, आपको पता है कि यह एक सांस्कृतिक अकादमी है, तो वो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। आप लिख सकते हैं कि यह एक सांस्कृतिक अकादमी है। यदि आपको इस प्रकार के फैक्ट याद हैं तो आप सीधे सीधे फैक्ट लिख दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको, अब जैसे कोई किला है, अब किला आपको स्थान पता है, ठीक है ना, उस किसने निर्माण कराया आपको ये पता है, तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय इतिहास का एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत, या भारतीय इतिहास की एक प्रमुख पुरातात्विक इमारत, या मध्य प्रदेश की एक प्रमुख पुरातात्विक इमारत। आप उसका स्थान लिख दो और किसने निर्माण कराया वो लिख दो। तो ये सब चीज़ें, और यदि आपको और पता है तो फिर उसके अंदर जो महल है वो लिख दो आप, ठीक है ना, शासक कौन था, ये सब चीज़ें लिख दो, तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपको 3 मार्कर को करना था, जब आपके 3 मार्क कंप्लीट हो गए। फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, इनके उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने थे, 50 वर्ड्स, 50 शब्द, 7 से 8 लाइन, 7 से 8 लाइन के अंदर आपको पूरा करना था। वैसे आयोग में लिखा है 5 से 6 लाइन, और इस बार जो 2019 में जो पेपर आया था मेंस में, वो आए थे बिल्कुल, उसमें फिक्स स्पेस दिए थे कि इतने से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो इस बार 2020 में जो पेपर आएंगे उसमें भी इतने स्पेस आपको मिलेगा, आपको 6 लाइन से ज़्यादा मिलेगा नहीं उसमें। आप प्रारंभ में कोशिश कर सकते हैं 8 लाइन में लिख लो, लेकिन आपको 6 से 7 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन आपका जो था, ए नंबर का क्वेश्चन था दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत, वो था आपका शरद जोशी की प्रमुख कृतियों को लिखना था कि शरद जोशी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो मैं किस प्रकार लिखता हूँ इसको। सबसे पहले मैंने एक लाइन लिख दी कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक व व्यंग्यकार। शरद जोशी कौन थे? हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक व व्यंग्यकार थे। जन्म मैंने लिख दिया 21 मई 1931 को उज्जैन में। आपको जन्म याद नहीं है तो आप केवल इतना लिख, जन्म की तारीख याद नहीं है, आप लिख दो उज्जैन। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जो साहित्यकार है वो कहाँ का है। ये आपसे प्री में भी पूछा सकता है, प्री में आपसे साहित्यकार पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वो उज्जैन के हैं, कहाँ के हैं, होशंगाबाद के हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो स्थान, यदि आपको जन्म की तारीख याद नहीं है तो कम से कम स्थान तो याद रखना ही है आपको, स्थान जरूरी है याद रखना है, कौन से कहाँ से वो संबंधित है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है प्री में। तो ये हो गया आपका, तो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि। अब इनकी रचनाएं देख लो। रचनाओं को मैंने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी में। आपको इसी प्रकार से लिखना है रचनाओं को। आप यदि इस प्रकार से आप लिखोगे तो आप जो इम्प्रेशन है वो अच्छा जाएगा। यदि आप ऐसे सीधा सीधा लिख दोगे, सीधा सीधा, ठीक है ना, तो भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आपको करने पर आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है, रचनाओं को आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देख लो रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैंने उनकी एक रचना लिख दी, निबंध। तो निबंध के अंतर्गत इनके इतने सारे निबंध हैं। परिक्रमा, फिर किसी बहाने से, राह किनारे बैठे, ये उनके निबंध हैं। फिर मैंने उनके नाटक बता दिए कि अंधों का हाथी, एक था गधा, ये उनके क्या थे, नाटक थे। फिर मैंने उपन्यास बता दिया, उपन्यास था मैं और केवल मैं, ये उनका उपन्यास है। कहानी बता दी मैंने, उन्होंने तिलिस्म नामक कहानी लिखी थी, ठीक है ना। और आपको बता दूँ मैं, इन्होंने नई दुनिया जो अखबार है इंदौर से छपता है, नई दुनिया अखबार, उसमें भी इन्होंने काम किया शरद जोशी ने। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको याद रखना है शरद जोशी के बारे में। और व्यंग्यकार थे, व्यंग्य करते थे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, 6 लाइनों का क्वेश्चन था, तो आपको इतना ही लिख सकते। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हम देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन था जो बी नंबर का आपका क्वेश्चन था, बी नंबर का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, समझाइए। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है बुंदेली बोली, ठीक है ना, बुंदेली बोली। और बुंदेली बोली आपने हिंदी का पेपर,
हिंदी का आपने प्रिपरेशन की होगी मेंस में, तो आपने पढ़ा होगा सौर सैनी अभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की भाषा है बुंदेली और सौर सैनी अभ्रंश से निकली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने बता दिया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है, समझाइए। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र पर बुंदेली बोली जाती है। ठीक ना, यहाँ पर दर लिखा है, दर की जगह पर है, यहाँ पर कर लेना पर। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र पर बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, निर्माण मैंने बता दिया कि बुंदेलखंडी निर्माण कहाँ से हुआ है, सौर सैनी अभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्र बता दिया मैंने, बहुत व्यापक क्षेत्र, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, जबलपुर, विदिशा, ग्वालियर में भी बोली जाती, भिंडराना भी बोली जाती, हल्की हल्की चेंज हो जाती, यूपी के कई जिलों में भी बोली जाती, बांदा जालौन में बोली जाती, हमीरपुर में बोली जाती है। ठीक है ना, झांसी में बोली जाती है। तो ये सब आपका हो गया। तो ये आपके होगा क्या, क्षेत्र उसके। फिर विशेष मैंने इसके बारे में बता दिया कि इसका नामकरण किसने किया, जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन एक विद्वान थे, उन्होंने इसका बुंदेली का नामकरण किया। और कवि महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का निर्माण किया है। ठीक ना, कवि जो महेश कटारे हैं उन्होंने बुंदेली शब्दकोश का निर्माण किया। ठीक है, और यदि आप चाहो तो आप इसके साहित्यकार ले सकते हो, जो मेन साहित्यकार हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कवि भूषण हुए, कवि भूषण साहित्यकार, एक हेडिंग और बना के आप लिख सकते हैं, इसमें लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। साहित्यकार इस प्रकार से आपको साहित्यकार करके आप लिख दो भूषण, कवि भूषण। कवि भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की है, बुंदेली कवि है कवि भूषण। ठीक है ना, ईश्वरी को भी अर्थ सकते, ईश्वरी की फागे आपने पढ़ी होंगी, ईश्वरी ने भी इसमें क्या कहते हैं रचना की है बुंदेली में। तो ये आपकी हो गई बुंदेली बोली। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको भारत भवन को बताना था कि भारत भवन पर आपको लिखना था कि भारत भवन क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन था, 30 नंबर का क्वेश्चन था, वो आपका 200 वर्डों का क्वेश्चन था, 200 वर्ड, 11 मार्क का क्वेश्चन था। ये 11 मार्क का क्वेश्चन, 200 वर्ड का क्वेश्चन था। भारत भवन क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दो भारत भवन को देखो, मैंने आपको ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना, ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप इतने डायमेंशन में भारत भवन को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसका परिचय पढ़ लो, क्या है, ये तो क्वेश्चन ही पूछा गया। स्थापना, केंद्र उसका, उसके वास्तुकार कौन थे, भारत भवन के जो वास्तुकार हैं वो पूछे जाते हैं, प्री में पूछे गए हैं पहले। उद्देश्य, अंग उसके, उसमें बहुत सारे अंग हैं। ठीक है ना, मतलब उसके बहुत सारे भाग हैं भारत भवन के, बहुत सी उसमें चीज़ें हैं। महत्व उसका, निष्कर्ष। तो इतनी हेडिंगों में आपको मैंने ये क्या कहते हैं आंसर ड्राफ्टिंग बता दी कि आप इतनी हेडिंगों में आप भारत भवन को कर सकते हो। मान लो कभी रविंद्र भवन आपसे पूछ लिया है, रविंद्र भवन भोपाल में, तो आपको इन्हीं हेडिंगों में उसको लिखना है रविंद्र भवन को। इस प्रकार की आपको हेडिंग अपनी कॉपी में बना के रखनी है। इस प्रकार का जो हेडिंग कह रहा हूँ, ये ड्राफ्टिंग जो है ये क्वेश्चन की बना के रखनी है आपको, कि आपको इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब कोई भी सांस्कृतिक भवन आता है, मान लो अभी तो भारत भवन पूछा मैंने, रविंद्र भवन पूछ लिया मान लो, तो आपके दिमाग में यदि ये चीज़ रहेंगी तो आप इसके अंतर्गत उसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये ऊपर जो लिखी हुई है, ये केवल मैंने आपको आंसर ड्राफ्टिंग कराई है, इसको आपको आंसर में बिल्कुल नहीं लिखना है। तो चलिए हम आज का आंसर हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर चालू करते हैं, देखते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। भारत भवन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था है। ठीक है ना, यह क्या है, सांस्कृतिक संस्था है। कभी भारत भवन थीम आकर पूछ लिया तो आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक संस्था है, जहाँ कला की विभिन्न गतिविधियों का, गतिविधि अलग अलग लिखा है यहाँ पर, ये गतिविधियाँ एक साथ हैं, गतिविधियों को संरक्षण व संवर्धन दिया जाता है। इसे मल्टी कला कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो मल्टी आर्ट, आप यहाँ पर कला की आर्ट कर लेना। ठीक है ना, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, आर्ट कर लेना यहाँ पर। तो दो इंट्रो मैंने क्या दिया, भारत भवन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था है, जहाँ कला की विभिन्न गतिविधियों को संरक्षण व संवर्धन दिया जाता है। इसे मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये क्या है, मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब देखो मैंने स्थापना बता दी, इसकी स्थापना, तो भारत भवन न्यास परिषद अधिनियम 1982 के तहत 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, भारत भवन न्यास परिषद अधिनियम मध्य प्रदेश में,
1982 में। उसके तहत इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में हुई। ये अपने आप में फैक्ट प्री में आपसे पूछा जा सकता है। स्थान मैंने बता दिया कहाँ पे, भोपाल। आप लोग लेक व्यू घूमने गए होंगे भोपाल में, तो भोपाल में लेक व्यू के पास ही है। जब आप लेक व्यू के अंदर मुड़ते हैं तो राइट हैंड साइड पर भारत भवन है। वास्तुकार मैंने बता दिया, वास्तुकार बहुत पूछे जाते, प्री में पूछे जाते, चार्ल्स कुरियन या कोरियन इसके वास्तुकार हैं। उद्देश्य मैंने बता दिया कि विभिन्न कलाओं का परीक्षण, संवर्धन, उन्नयन एवं नव प्रवर्तन। समझ रहे ना आप, नव प्रवर्तन मतलब नई नई कलाओं को खोजना या नया उसमें नया रूप लाना। तो विभिन्न कलाओं का परीक्षण, संवर्धन मतलब उनका संरक्षण, उनका उन्नयन, उनको और उत्कृष्ट करना, नव प्रवर्तन उनमें नई चीज़ें लाना। तो ये हो गया। फिर मैंने इसके अंग बता दिए कि अंग कौन कौन से इसके। तो देखो अंग देख लो, रूपंकर, रंगमंडल, अनहद, आकार, वागर्थ, प्रकाशन, ये सब इसके अंग हैं। ठीक है ना। इन अंगों को आप पर्टिकुलर पढ़ लेना। ठीक है ना, पर्टिकुलर आप पढ़ लेना इनको, अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें। कोई जैसे रंगमंडल हो गया, रंगमंडल थिएटर है, यहाँ पर नाट्य, ठीक है ना, नाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, नाटक होते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपके अंग हैं इसके। फिर देख लो उसके महत्व को, देख लो कि महत्व क्या है। आप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारत भवन क्या है, इसकी महत्व प्रकाश डाली, तो महत्व देख लो, महत्व देख लेते हैं जल्दी से। भारत भवन में आदिवासी लोक कलाओं जैसे मूर्ति कलाओं, धातु कला को संरक्षण व संवर्धन दिया जाता है। ठीक है। वागर्थ में विभिन्न भाषाओं की कविताओं का संग्रह। आपने वागर्थ जो अंग था इसको ऊपर पढ़ा था, तो वागर्थ में क्या है, विभिन्न भाषाओं की कविताओं का संग्रह है। ठीक है ना। तीसरे नंबर, भारत भवन में 2 प्रकार के रंगमंडल हैं। अब आपने रंगमंडल एक अंग पढ़ा था इसका, ठीक है ना। तो रंगमंडल कौन कौन से, अंतर रंगमंडल और बाह्य रंगमंडल, जिनमें नाट्य, संवाद, परिचर्चा आदि का आयोजन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि नाट्य भी होते हैं रंगमंडल में, थिएटर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में थिएटर बोलते हैं। रविंद्र भवन भी एक थिएटर है, रंगमंडल है। तो इसमें नाट्य, संवाद, परिचर्चा आदि का आयोजन होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप देख लो, भारत भवन की प्रकाशन नामक संस्था विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे पूर्वाग्रह आदि का प्रकाश करती है। आपको मैंने एक अंक पढ़ाया था ऊपर, प्रकाशन। तो प्रकाशन क्या करता है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की को प्रकाशित करता है। जैसे पूर्वाग्रह एक पत्रिका है जो भारत भवन से निकलती है। ये हो गया। इसके आकार नामक संस्थाओं में ग्राफिक्स, मूर्तिकला, चित्रकला को संरक्षण व संवर्धन दिया जाता है। आपको मैंने ऊपर लिखाया था आकार, एक उसका अंग लिखाया था। ठीक है ना, अंग जब आप अभी मैं आपको बताया, तो आकार में क्या होता है कि जो ग्राफिक्स होते हैं, मूर्तिकला होती है, चित्रकला होती है, उनको संरक्षण और संवर्धन दिया जाता है आकार में। ठीक है, तो ये हो गया आकार आपका। ठीक है। फिर अनहद, अनहद भी मैंने आपको ऊपर एक अंग पढ़ाया था। अनहद नामक संस्था में लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं वाद्य यंत्रों को संरक्षण व संवर्धन दिया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं दुर्लभ प्रजाति के, जो अब क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते आ रहे हैं, उन सबको अनहद में संरक्षित किया गया। अनहद एक प्रकार से बेसिकली एक म्यूजियम है, जिसमें जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको क्या कहते हैं, संरक्षित किया गया है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये आपका हो गया उसका महत्व। फिर लास्ट में हल्का सा आपको निष्कर्ष लिख देना है। देखिए मैं निष्कर्ष किस प्रकार लिखता हूँ। इस प्रकार भारत भवन अनेकता में एकता, मिश्रित संस्कृति, राष्ट्रीय तथा लोक परंपरा के नव प्रवर्तन, समन्वय, सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली एक सांस्कृतिक संस्था है। लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दो कि भारत भवन करता क्या है। अनेकता में एकता कैसे हो रही भाई, विभिन्न कला रूपों, विभिन्न संस्कृतियों की कलाओं, मूर्ति कलाओं को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, कश्मीर तक सबको संरक्षित किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अनेकता में एकता, मिश्रित संस्कृति, जो भारत की मिश्रित संस्कृति है, जो मिश्रित संस्कृति की देन है, विभिन्न प्रकार की कलाएँ हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सूफीवाद भी है, भक्ति भजन भी हैं। ठीक है ना, सूफी संगीत भी हम लोग सुनते हैं, भक्ति भजन को भी हम लोग सुनते हैं। तो मिश्रित संस्कृति, राष्ट्रीय तथा लोक परंपरा के नव प्रवर्तन, समझ रहे ना आप, नव प्रवर्तन, उनका समन्वयन, सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली एक सांस्कृतिक संस्था है। तो इस प्रकार से ये आपका भारत भवन यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपको केवल आपकी डायमेंशन बढ़ाने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए निष्कर्ष को यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इससे अच्छा निष्कर्ष बना सकते हैं, आप चाहो तो इससे अच्छा निष्कर्ष बना सकते हैं, और बिल्कुल आपको बनाना है। ये केवल आपको लिख के मैं निष्कर्ष देता हूँ इसलिए कि इसमें आप लोग सोच सकें कि इस प्रकार से निष्कर्ष बनाए जाते हैं, इस प्रकार से किया जाता है। तो ये हमारा भारत भवन समाप्त हो गया। अब इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा आज। इस वीडियो के माध्यम से आपने आंसर राइटिंग सीखी कि आंसर राइटिंग किस प्रकार करना है। आपको जो आपका टेस्ट हुआ था उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराया गया।
जिसकी PDF हमारे पेड ग्रुप में डाली जाएगी। आपको आंसर ड्राफ्टिंग करना भी सिखाएगा कि आंसर को किस प्रकार से ड्राफ्ट करना है, किस प्रकार से आपको मेंस में आंसर को लिखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप इससे सीख रहे हो। साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो रही है। प्रत्येक यूनिट से आपके 3 टेस्ट हो रहे हैं और अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर पा रहे हो। तो ये जो वीडियो ये हमारे ओल्ड टेस्ट सीरीज की है, जो हमारे पेड ग्रुप में रोज डाली जाती है, ये आज आपको कॉमन ग्रुप में प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि आपका भी समय समय पर मार्गदर्शन किया सके। और आपको बता दूं, जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि 8 अगस्त से नई टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, जिसकी एडमिशन ओपन है। आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 1500 रुपये में आप इसको एडमिशन ले सकते हैं। और आपको उसके बाद में आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, और पेड ग्रुप में आपको रोज़ टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा 11 बजे। इसको आपको लिखकर आपको शाम तक उसको जमा करना है, और उसके बाद में आपकी जो कॉपी होगी उसको डेली चेक किया जा रहा है, और कॉपी आपको सुबह प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ उसी दिन शाम को, जिस दिन टेस्ट पेपर डला है, आपको ये वाला जो वीडियो जो आज आपको कॉमन ग्रुप में दिया जा रहा है, ये आपको पेड ग्रुप में शाम को मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके माध्यम से आप आंसर राइटिंग को सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।